नमस्ते बच्चों, बीए पार्ट थर्ड ईयर की हम बात कर रहे हैं। और बीए पार्ट थर्ड ईयर में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें ये था कि जो आधुनिक गद्य का विकास हुआ वो आधुनिक गद्य का विकास के साथ साथ उसमें नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं का विकास इसमें हुआ। और इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो निबंध लिखे गए, जो नाटक लिखे गए, उन नाटकों की जो धूम रही वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय बहुत अधिक रही। लेकिन धीरे धीरे नाटकों का लिखा जाना कम होता चला गया और जो नाटक है उन बंगला नाटकों के कुछ अनुवाद के बाद हिंदी नाटक भी लिखे गए। तो हिंदी प्रेमियों के उत्साह से जो प्रयाग और काशी जैसे विश्वविद्यालय जहाँ बने, उसकी नाटक की गति धीरे धीरे मंद होती चली गई। और जैसे नाटक मंडलियाँ हुआ करती थी पहले, आप को तो खैर नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जब पढ़ा करते थे तो छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक किया करते थे, हम लोग भी उसमें शामिल हुआ करते थे। और आपने पहले देखा होगा कि पहले गांव में रामलीला हुआ करती थी और वो रामलीला जो है वो भी एक इस तरह से मंचित किए जाते थे, रंगमंच जिसको हम कहते हैं आज हम, कि आजकल रंगमंच के कलाकार नहीं हैं। तो वो रंगमंच, वो नाटक में एक विशेष बात ये होती है कि नाटक इस तरह का लिखा जाए जिसमें कम से कम संसाधनों की आवश्यकता हो और संवाद ऐसे हो कि वो उस समय के हमें प्रतीत होते हों। कि जैसे राजाओं का कोई नाटक है, राजी महाराजाओं का कोई नाटक है, और अगर उसमें हम हिंदी उनसे बुलवाते हैं नाटकों के जो पात्रों से, जबकि उस वक्त बोलचाल की भाषा अवधी, भोजपुरी या संस्कृत थी, तो वो प्रासंगिकता उसमें नहीं आ पाती है, वो संप्रेषणीयता उसमें नहीं आ पाती है। और नाटक का एक विशेष नियम होता है संकलन त्रय जिसको हम बोलते हैं। वो संकलन त्रय का अगर निर्वाह नहीं है नाटक में, तो उस नाटक को हम रंगमंच की दृष्टि से सफल नाटक नहीं मानते हैं। तो संकलन त्रय, अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न आया होगा कि संकलन त्रय क्या होता है। जहाँ पर संकलन त्रय वो होता है कि जहाँ पर काल, भाषा और वातावरण, इन तीनों की एकता हो, कि समय कौन सा है, उसकी भाषा कैसी है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वहाँ का परिवेश कैसा है, तो इन तीनों का समन्वय उसमें होना आवश्यक है। तो जब नाटक इन चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखे गए तो नाटक सफल हुए, और जो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर नहीं लिखे गए वो नाटक सफलता की श्रेणी में नहीं आए। तो हिंदी में भी काफ़ी नाटक लिखे गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी हिंदी नाटक कई लिखे और धीरे धीरे ये नाटकों की परंपरा काफ़ी आगे तक बढ़ गई। उसके बाद आते हैं निबंधों की ओर बहुत कम ध्यान दिया और उसकी परंपरा ऐसी नहीं चली जैसे कि उच्च कोटि के निबंधकारों की चलनी चाहिए, या जिस तरह के अंग्रेजी साहित्य में निबंध देखते हैं उस तरह के निबंध हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल में नहीं आए थे। तो बीच बीच में कहीं कहीं हमें निबंध उच्च कोटि के मासिक पत्रिकाओं में इनमें हमें देखने को मिल जाते थे। तो एक तरह से जो लेखकों की जो विशिष्टता थी कि ये लेखक इस तरह के निबंध लिखते हैं और इस तरह की प्रवृत्ति उनमें बहुत कम हमें दिखाई देती थी। तो इस तरह से जो निबंध लिखे गए वो निबंध, गूढ़ गंभीर निबंध जो लिखे जाने गए वो बाद में लिखे गए। और धीरे धीरे ये जो प्रवृत्ति हुई, इस प्रवृत्ति में, इन निबंधों की जो प्रवृत्ति बढ़ी, इस प्रवृत्ति में हम ये कह सकते हैं कि कुछ उसका जो उत्थान है वो दूसरे पारी में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, पंडित पद्म सिंह शर्मा, इन्होंने
इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए और साथ ही साथ साहित्यिक मूल्य रखने वाले जो लोग थे उन्होंने भी निबंधों के ऊपर ध्यान दिया और धीरे धीरे ये निबंधों की परंपरा चल पड़ी। निबंध लेखन में हम विशेष रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बहुत ऐसे जो लेखक हैं, आपके जो सिलेबस है उसमें भी मेरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, बालकृष्ण भट्ट के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कुबेरनाथ राय के निबंध आपके हैं। तो जब आप इन निबंधों को पढ़ेंगे तो इनकी जो शैली है, इनकी जो भाषा है, उस भाषा शैली को पढ़कर आप खुद ये पहचानने लगेंगे कि ये निबंध किसका लिखा हुआ हो सकता है। ये निबंध जो लेखन है, वो जो निबंध लेखन है, वो अपने आप में ही उस लेखक का परिचय आपको देता हुआ प्रतीत होता है। अब निबंधों में भी कुछ निबंध वर्णनात्मक होते हैं, कुछ निबंध संस्मरणात्मक होते हैं, कुछ निबंध ललित होते हैं। तो इस तरह के निबंधों की भी बहुत सारी श्रेणियाँ होती है। तो जब हम निबंध का विकास पढ़ेंगे, निबंध का उद्भव और विकास, निबंध की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको विस्तृत रूप से इनके बारे में जानकारी दूंगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि निबंध की जो प्रारंभ हुआ, वो जो गद्य का द्वितीय उत्थान था, या जो गद्य की जो विचारधारा थी जो आगे बढ़ी। सबसे पहले आए नाटक, नाटक के बाद आए निबंध और निबंध के बाद आए उपन्यास। तो इस तरह से विधाएं, जो गद्य की विधाएं हैं, ये जो नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियाँ, ये सब आधुनिक गद्य की विधाएं हम मानते हैं। हालांकि हमें ये भी मानना चाहिए कि कहानी की जो परंपरा है, वो कहानी की परंपरा आधुनिक गद्य की देन नहीं है। कहानी की परंपरा प्रारंभ से ही, वेदों के काल से कहानी की परंपरा चलती आ रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो कहानी का परिष्कृत रूप या खड़ी बोली का परिष्कृत रूप गद्य में आकर हमें दिखाई देता है। गद्य के उत्थान में, गद्य आधुनिक काल में आकर हमें कहानी का जो परिष्कृत रूप है वो दिखाई पड़ता है। और दूसरा, कहानी के जो विषय है वो विषय परिवर्तन हो जाते हैं। पहले की कहानियों के विषय कुछ और हुआ करते थे, जिनमें राजा, रानी, मैना, तोता, इस तरह की कहानियाँ होती थी। और वो जो पशु पक्षी जो भी होते थे वो मानव की बोली बोलते थे। जिस तरह की देवकीनंदन खत्री का उपन्यास आप सबने टीवी में सीरियल भी देखा होगा, चंद्रकांता, तो उसमें किस तरह का तिलिस्म, अय्यारी होती है। तो वो सब चीज़ें पहले की जो उपन्यास है, कहानियाँ हैं, निबंध है, नाटक है, इनमें हुआ करती थी। आज समाज का स्वरूप बदला है, समस्याएं बदली है, आर्थिक और सामाजिक ढांचा परिवर्तित हुआ है, तो उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। आज हम किसी कहानी को राजा और रानी की कहानी बनाकर प्रस्तुत नहीं कर सकते। आज हमको जो कहानियाँ छूती है, या जो कहानियाँ हमें अच्छी लगती है, या जिन कहानियों को हम पढ़ना पसंद करते हैं, वो कहानियाँ ही हमें अच्छी लगेगी जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है, जो जीवन से जुड़ी हुई है, जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई है, जीवन की रंगीनियों से जुड़ी हुई है। जो भी कोई चीज़ है, वो जो आज है, जिस आज को हम जी रहे हैं, वही कहानी हम सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम अपने जीवन को और अच्छा बना सके या निखार सकें, या हमें हमारी कोई समस्या का समाधान उसमें मिल सके। अभी 2-3 दिन पहले ही प्रेमचंद के ऊपर भास्कर में एक लेख आया था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कि संघर्ष को कथा देने वाले पहले कथाकार प्रेमचंद। कि जो संघर्ष हमारी किसान करते हैं, जो संघर्ष मजदूर करता है, जो गरीब करता है, और जब उसको पेट की भूख सब चीज़ों से ऊपर उठ जाती है और वो भूल जाती है सब कुछ। कफन कहानी अगर आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जब वो कफन खरीदने जाते हैं और कफन के पैसों से वो कफन ना खरीद कर आलू खरीदते हैं और खाने की 2-4 चीज़ें खरीदते हैं, वो खा लेते हैं, क्योंकि उनकी पेट की भूख उस संस्कार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई।
और ये हकीकत भी है। तो उस जो संघर्ष हमारे जीवन में चलता है, जो संघर्ष हम समाज से करते हैं, जो संघर्ष हम देखते हैं, उसको अगर शब्द मिलते हैं तो हम उनमें अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए साहित्य वही प्रासंगिक होता है जो हमारी समस्याओं को, हमारे समाज को, हमारे जीवन को छूता हुआ चलता है। भले ही इसमें प्रेमचंद हो, भले ही इसमें कबीर हो, तो वो सब आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी वही समस्याएं कम और ज़्यादा हमारे सामने उपस्थित है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे निबंध की, कि निबंध किस तरह के लिखे गए और इन निबंधों की क्या विशेषताएं हैं। अभी हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की, आधुनिक काल के परिचय की, कि आधुनिक काल में क्या क्या लिखा गया, कौन कौन सी विधाएं गद्य की आई और किस तरह से उन विधाओं का धीरे धीरे विकास हुआ। धन्यवाद।